हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब मान लीजिए कि अगर वैद्युत कहीं पे भी आवेश रहेगा, ठीक है, जितने एरिया में आवेश रहेगा, ठीक है बच्चों, उतना एरिया ये क्या कहलाएगा, उसका क्षेत्र कहलाएगा। समझ में आया बच्चों? तो आज हम इसी अध्याय को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम आपको समझा चुके हैं आवेश क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए बच्चों, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है बच्चों? वैद्युत के कारण यानी विद्युत के कारण यानी इलेक्ट्रिक के कारण उत्पन्न जो चार्ज होगा बच्चों, चार्ज वही क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। अगर मान लीजिए, देखिए बच्चों, एक कोई लोहा होता है ना, लोहा आप जान ही रहे हैं, कोई छड़ है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं, अस्थायी रूप से होते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है बच्चों, अस्थायी रूप से ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं घूमते हैं, एक एक जगह अस्थायी रूप से मान लीजिए हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को मोशन कराने के लिए, गति कराने के लिए बच्चों, हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको करंट धारा यानी करंट, समझ रहे हैं ना बच्चों, इसमें धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें हमको इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करनी पड़ेगी। और जब बच्चों इसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करेंगे ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो छोटे छोटे इसमें जो छड़ में लगे रहते हैं ना, ये क्या होते हैं, इधर उधर गमन करने लगते हैं। गमन मतलब समझ रहे बच्चों, इधर उधर घूमने लगते हैं। और जब ये घूमेंगे ना बच्चों, तो इस पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, इनके घूमने के कारण इस पे एक चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, यानी आवेश उत्पन्न हो जाएगा, आवेश जिसे हम बोलते हैं चार्ज। समझ में आ गया बच्चों? अब मान लीजिए बच्चों, यहाँ पे इस छड़ को अगर हम उठा करके यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है बच्चों, अगर इस छड़ को यहाँ पे उठा करके रख देते हैं, तो ये जितना इसके एरिया का ये जो क्षेत्र होगा ना, ये बच्चों, ये वैद्युत आवेश का क्षेत्र कहलाएगा। समझ में आ गया बच्चों? यानी कि मान लीजिए इसका कोई एरिया है, देखिए बच्चों हम अच्छे से समझा रहे हैं। देखिए, ये मान लीजिए कि ये कोई फील्ड है, ठीक है, फील्ड ही मान लीजिए छोटा सा, ठीक है। यहाँ पे बीच में हम छड़ रख देते हैं, ठीक है, और इस छड़ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि इसमें मान लीजिए कि यहाँ पे अलग से कोई करंट इसमें दिया जा रहा है, तो इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, घूम रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है बच्चों, इसमें आवेश उत्पन्न हो जा रहा है, चार्ज उत्पन्न हो जा रहा है। और जब इसमें चार्ज उत्पन्न हो रहा है ना, तो इसका जाहिर सी बात है कि जब इसमें कोई चार्ज उत्पन्न होगा, तो इसकी भी कोई एरिया होगी, कितना एरिया में इसका इफेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है इसका, आवेश का। तो मान लीजिए वैद्युत आवेश का प्रभाव इतने एरिया में, पूरा ये जो फैला हुआ है ना, इतने ही एरिया में पड़ रहा है, ठीक है। तो यही एरिया क्या कहलाएगा बच्चों, वैद्युत आवेश का क्षेत्र कहलाएगा। समझ में आया बच्चों? अब मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है, तो इसका ये जो बीच में छड़ रखा हुआ है ना बच्चों, इसका तो एरिया बस यहीं तक है ना, यहीं तक है ना, यहीं तक है, इस पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जैसे ही इस वस्तु को यहाँ से यहाँ तक लेकर के आएंगे, तो यहाँ तक लेकर आएंगे, तो इस पे क्या होने लगेगा बच्चों, इस पे भी प्रभाव पड़ने लगेगा। समझ में आ गया? तो वैद्युत आवेश का क्षेत्र आपको समझ में आ गया बच्चों? यानी कि कोई भी वस्तु हो, अगर उस पर कोई आवेश हो, और जितना एरिया में वो अपना प्रभाव डालता है, उतना एरिया ही क्या कहलाता है बच्चों, वैद्युत आवेश का क्षेत्र कहलाता है। समझ में आया बच्चों? वैद्युत आवेश के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। देखिए बच्चों, जो वैद्युत आवेश होता है ना, देखिए वैद्युत आवेश ये कैसे उत्पन्न होता है। तो आप जान ही रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों के क्या होते हैं, स्थानांतरण के कारण क्या होता है बच्चों, वैद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो वैद्युत आवेश कैसे उत्पन्न होता है बच्चों? मान लीजिए कि अगर एक तरह से हम लोग क्या होते थे, छोटे जब रहते थे ना बचपन में, तो क्या करते थे कि एक पेंसिल होता था, ठीक है बच्चों, पेंसिल को अपने बालों में रगड़ते थे। अब बालों में रगड़ करके छोटे छोटे कागज के टुकड़े रहते थे, ठीक है बच्चों, उसको हम यहाँ पे पास में लेकर आते थे ना, तो ये जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं ना, इस पेंसिल में क्या हो जाते थे, चिपक जाते थे। ऐसे ऐसे पेंसिल में क्या हो जाते थे, चिपक जाते थे। ठीक है बच्चों, तो कारण क्या है, क्या होता था, क्यों चिपक जाते थे? तो पता है बच्चों क्यों चिपक जाते थे? इसलिए क्योंकि इस छड़ पे क्या हो जाता था, चार्ज उत्पन्न हो जाता था, यानी आवेश उत्पन्न हो जाता था। और जब चार्ज उत्पन्न हो जाता है ना बच्चों, तो क्या होता है कि इसमें आकर्षण यानी कि इसके अंदर एक शक्ति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि पावर उत्पन्न हो जाती है, यानी आकर्षित करने की। समझ में आया बच्चों? अब देखिए, अब मान लीजिए कि कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि कोई भी वस्तु
प्लस प्लस का होता है, प्लस प्लस का होता है, तो मान लीजिए प्लस का आवेश है, ये भी प्लस का आवेश है, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में चिपक नहीं पाएंगे, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वो कारण क्या था, जैसे मान लीजिए कि अगर हम उस पेंसिल को बालों पे रगड़ते थे ना, तो मान लीजिए कि इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों। तो जब इलेक्ट्रॉन जब बालों में रगड़ते थे ना, तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते थे, बाहर की तरफ चले जाते थे। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी होती थी ना, तो इस पे क्या उत्पन्न हो जाता था, चार्ज उत्पन्न हो जाता था, ठीक है बच्चों। जब चार्ज उत्पन्न होता था, तो यही चार्ज उत्पन्न जब हो जाता था, तो कागज के पास जब हम इसको लेकर के आते थे ना, तो ये इसमें क्या कर देता था, चिपका लेता था अपने में, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए बहुत समझ लिए, अब चलिए इसके आगे कुछ समझते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यही ना पढ़ रहे थे, तो आपको हम बताए थे कि वैद्युत आवेश के कारण जो क्षेत्र, देखिए बच्चों आपको तो मैं ये समझा चुका हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, इसका जितना एरिया में ये अपना इफेक्ट डालेगा, वही क्या कहलाएगा, वैद्युत आवेश का क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए, चालक तथा विद्युत रोधी, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे चालक तथा विद्युत रोधी क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए देखिए बच्चों, चालक क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे चालक, चालक, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये चालक होता क्या है, चालक को देखिए हम बोलते हैं कंडक्टर, क्या बोलते हैं बच्चों, कंडक्टर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंडक्टर। अब देखिए मान लीजिए चालक किसे बोलते हैं, अब कोई बोल देगा कि बताओ चालक क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे। तो देखिए बच्चों, चालक वे ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त मतलब समझ रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं, फ्री होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों, फ्री होते हैं। मुक्त मतलब यानी फ्री होना, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें मुक्त होते हैं, यानी कि ये इधर उधर क्या कर सकते हैं, ये गमन कर सकते हैं, यानी गति करने कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए चालक वे वस्तुएं होती हैं जिनमें वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट आसानी से क्या होता है बच्चों, प्रवाहित हो सकता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट जो प्रवाहित होता है वो किसके कारण होता है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। जब इलेक्ट्रॉन इसमें गति करते हैं ना, मोशन करते हैं ना, ठीक है बच्चों, तो क्या उत्पन्न हो जाता है, धारा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है बच्चों, धारा यानी कि करंट उत्पन्न हो जाता है इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण, ठीक है बच्चों। तो चालक क्या होता है, चालक यानी कि कंडक्टर ऐसी वस्तुएं होती हैं कि उनमें आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, ठीक है बच्चों। विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं बच्चों, तो विद्युत रोधी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाता है, यानी इनमें जो ये जो पदार्थ होते हैं ना बच्चों, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनमें जो इलेक्ट्रॉन वो फ्री नहीं होते हैं, ठीक है, फ्री नहीं होते हैं, जिसके कारण इनमें इलेक्ट्रिक धारा उत्पन्न नहीं हो पाती है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, विद्युत रोधी का प्रयोग हम मान लीजिए कि कोई कोई वायर है, ठीक है बच्चों, दो वायर है, अगर हम इसको ये नंगे वायर हैं, ठीक है बच्चों, ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर हम इसको अगर हम टच करेंगे, तो अगर हम चालक पदार्थ लेकर के टच करेंगे, तो इसमें से जाहिर सी बात है कि हमें करंट लग जाएगी। क्यों लग जाएगी, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनों क्या है बच्चों, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मोशन करने लगेंगे। अब मोशन जब करेंगे तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब मोशन करते हैं तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, तो हमें क्या लग जाएगी, करंट लग जाएगी, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब यहीं पे अगर हम एक और छड़ नहीं लेते हैं, एक और कच्ची लकड़ी ले लेते हैं, ठीक है, कच्ची लकड़ी होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो कच्ची लकड़ी में भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कुछ मुक्त होते हैं, तो कच्ची लकड़ी से भी क्या होता है बच्चों, हमें करंट लग सकती है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए हमें कच्ची लकड़ी का यूज नहीं करना चाहिए, सूखी लकड़ी का यूज करना चाहिए, ठीक है।
किसी वायर को टच अगर कोई करता है तो सूखी लकड़ी का ही यूज करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों, मुक्त नहीं होते हैं, यानी फ्री नहीं होते हैं पूरी तरह से। ठीक है बच्चों, फ्री नहीं होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मोशन यहाँ से यहाँ तक मोशन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इसमें विद्युत धारा उत्पन्न नहीं हो पाती है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया? तो चलिए, तो जैसे मान लीजिए कि चालक में क्या क्या आ जाएंगे बच्चों, चालक में बताइए, चालक में क्या आ जाएंगे? चालक में जैसे धातुएं हो गई, ठीक है, धातुएं ये क्या है, चालक है। इसमें मान लीजिए मानव, मानव समझ रहे हैं हम लोग, इंसान। ठीक है बच्चों, इसमें भी क्या हो सकती है, करंट आसानी से फ्लो हो सकती है। ठीक है बच्चों, पृथ्वी, देखिए बच्चों, जैसे कांच हो गया, कांच हो गया और प्लास्टिक हो गया। ठीक है बच्चों, प्लास्टिक हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी विद्युत रोधी पदार्थ हैं। विद्युत रोधी, समझ रहे हैं ना बच्चों? विद्युत रोधी का मतलब क्या, साफ दिख रहा है यहाँ पे कि इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। ठीक है बच्चों, तो उसमें आवेश उत्पन्न होगा ही नहीं, उसमें करंट बहेगा ही नहीं। जब करंट बहेगा नहीं तो हमें करंट लगेगी ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो कहलाता है विद्युत रोधी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के मूल गुण। इसके मूल गुण क्या होते हैं? देखिए बच्चों, वैद्युत आवेश के मूल गुण क्या हो सकते हैं? आप सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए। देखिए, वैद्युत आवेश के मूल गुण क्या हो सकते हैं? पहला गुण तो ये है कि इसमें प्लस का चार्ज और माइनस का चार्ज होते हैं। ठीक है, यानी कि हम देखते हैं कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार के हो जाते हैं, दो प्रकार के, एक धनावेश, एक ऋणावेश। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए, अब ये एक धनावेश हो गया, एक ऋणावेश हो गया। ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करते हैं बच्चों, ये एक दूसरे को निरस्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आवेशों की योज्यता क्या होती है। ठीक है, आवेशों की योज्यता, देखिए बच्चों ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको हम थोड़ा अच्छे से पढ़ के और अच्छे से आपको मैं बताता हूँ क्या होता है। चलिए देखते हैं। देखिए एक लाइन अच्छे से समझिएगा। देखिए, अब तक हमने आवेश की परिमाणात्मक परिभाषा नहीं दी है। ठीक है, इसे हम अगले अनुभाग में समझेंगे। अंतरिम रूप में हम यह मानेंगे कि ऐसा किया जा सकता है और फिर आगे बढ़ेंगे। तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों, नीचे देखिए, यदि किसी निकाय में दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 हैं। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु का नाम दे देते हैं Q1, एक बिंदु का नाम दे देते हैं Q2। यानी इस बिंदु पे Q1 स्थित है, इस बिंदु पे Q1 स्थित है, इस बिंदु पे Q2 स्थित है। ठीक है बच्चों, जाहिर सी बात है कि इनकी कुछ 20 की दूरी होगी, दूरी तो होगी ना, तो दूरी को हम क्या मानते हैं, कुछ भी मान लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या बोलता है। तो निकाय का कुल आवेश Q1 तथा Q2 की बीजगणितीय रीति से जोड़ने पर प्राप्त होता है। चलिए, अर्थात आवेशों को वास्तविक संख्याओं की भांति जोड़ा जा सकता है। अब देखिए आगे चलिए, बस इतना ये समझिए, जो मैं समझाऊंगा उसे समझते चलिए। ठीक है बच्चों, आवेश द्रव्यमान की भांति अदिश राशि है, यानी ये यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, आवेश जो है एक अदिश राशि है, सदिश नहीं है। अदिश सदिश तो आप जान ही रहे होंगे। अदिश क्या होता है बच्चों, जिसकी दिशा, जिसकी दिशा, जिसकी जो दिशा होती है, दिशा वो निश्चित नहीं होती है। समझ में आ रहा है बच्चों, अदिश कहलाती है, अदिश राशि। ठीक है, चलिए, तो इसकी दिशा कोई निश्चित है नहीं ना है, क्योंकि ये इधर भी फोर्स, इधर भी बल लगा सकता है, अपनी तरह आकर्षित कर सकता है। इस वस्तु को अगर हम इधर रख देंगे तो इधर से भी आकर्षित प्रतिकर्षित कर देगा, इसको नीचे रख देंगे तो इधर से भी आकर्षित प्रतिकर्षित करने लगेगा। इसकी कोई दिशा है, इसकी कोई दिशा नहीं है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, अदिश राशि बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये Q1 है, ये Q2 है। देखिए,
आवेशों को वास्तविक संख्याओं की भांति जोड़ा जा सकता है, यानी कि हम जितने भी आवेश होते हैं ना उनको हम वास्तविक संख्या की भांति हमें क्या कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, वास्तविक संख्या समझ रहे हैं, 2, 4, 5 ये सभी क्या है, वास्तविक संख्या। इसी को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए जोड़ा जा सकता है। यहाँ पे देखिए, आवेश द्रव्यमान की भांति अदिश राशि आप जान ही गए। यदि किसी निकाय में n आवेश हैं, ठीक है, एक कोई सिस्टम है, ठीक है, एक कोई सिस्टम है, निकाय है, मान लीजिए इसमें n आवेश हैं। आवेश, n आवेश का मतलब समझ रहे हैं बच्चों, n मतलब कि मतलब कई आवेश हैं, Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, डैश 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 Qn तक, ठीक है, कई आवेश हैं, ठीक है, आवेश है यहाँ तक। देखिए, तो निकाय का कुल आवेश क्या हो जाएगा, तो इस निकाय का, इस पूरे निकाय का, पूरे सिस्टम का, ठीक है, इसका कुल आवेश, टोटल आवेश अगर निकालना है तो क्या बोलेंगे बच्चों, Q = Q1 + Q2 + Q3 + Qn Q4 डैश 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 Qn तक जाएगा, जितने भी आवेश हो। ठीक है बच्चों, तो टोटल आवेश अगर निकालना हो, देखिए यहाँ पे समझिए, कोई निकाय है, ठीक है बच्चों, कोई निकाय, इसमें कुछ आवेश हैं, तो अगर हम कोई पूछ देगा टोटल आवेश कितना होगा, तो टोटल आवेश क्या, जितने भी आवेश होंगे सभी क्या कर लेंगे, सभी को हम एक एक करके जोड़ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी को हम एक एक करके आसानी से जोड़ करके हम कुल आवेश क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, यहाँ तक तो हमें जोड़ दिए थे। ठीक है, आवेश का द्रव्यमान की भांति ही परिमाण होता है, दिशा नहीं। अब देखिए यहाँ पे आवेश का द्रव्यमान के भांति परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि द्रव्यमान किसे बोलते हैं, मान लीजिए कि अगर हम कहीं गए बाजार में, हम बोल दिए 20 किलोग्राम हमें क्या कर दीजिए, आलू दे दीजिए, क्या कर दीजिए, आलू दे दीजिए। ठीक है, आलू समझ रहे ना, आलू पोटैटो। ठीक है, तो 20 किलोग्राम आलू दे दीजिए। तो 20 किलोग्राम क्या दिखा रहा है बच्चों, ये केवल परिमाण को दिखा रहा है कि ये कितना किलोग्राम का है, ये दिशा को नहीं दिखा रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों, ये दिशा को नहीं ना दिखा रहा है। अब मान लीजिए कि आपको अगर आलू खरीदना हो तो आप उसे क्या कह के मांगेंगे, आप ये नहीं ना कह के मांगेंगे कि हमें 20 किलोग्राम आलू दे दीजिए, उत्तर दिशा में दे दीजिए या पश्चिम दिशा में दे दीजिए। ठीक है बच्चों, इसी ऐसे करके तो नहीं मांगेंगे, डायरेक्ट आप यही ना मांगते हैं 20 किलोग्राम हमें आलू दे दिए, तो केवल हमें परिमाण का पता चल रहा है। ठीक है बच्चों, और आवेश सेम, आवेश देखिए परिमाण का जब पता चलेगा, केवल दिशा का नहीं चलेगा ना, तो ये क्या कहलाने लगेगा, अदिश राशि कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अदिश कहलाएगी। सेम वैसे ही कंडीशन में हमारा आवेश जो होता है, आवेश याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, आवेश जो होता है वो कैसी राशि है बच्चों, अदिश राशि है, अदिश। ठीक है बच्चों, आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि इसकी दिशा नहीं होती है, दिशा जो होती है, दिशा, दिशा नहीं होती है। ठीक है बच्चों, दिशा नहीं होती है, केवल इसका परिमाण होता है। क्या होता है, परिमाण, परिमाण होता है। ठीक है बच्चों, तो दिशा नहीं होती है, परिमाण होता है आवेश का, इसलिए अदिश राशि कहलाती है। ठीक है, चलिए कहाँ तक थे, यहाँ तक। ठीक है बच्चों, अब देखिए आवेश तथा द्रव्यमान में एक अंतर है। अब अंतर हमें क्या जानना है, आगे देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है, जबकि कोई आवेश या तो धनात्मक हो सकता है या तो ऋणात्मक हो सकता है। तो आप तो जान ही रहे हैं कि कोई सा भी अगर वस्तु है उसका द्रव्यमान क्या होगा, ऐसे ही दिख रहा है, ऐसे ही हमें पता चल रहा है कि उसका द्रव्यमान क्या होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में ही होगा, निगेटिव में तो होगा ही नहीं। अगर किसी भी वस्तु में अगर उसका द्रव्यमान है, वजन है उस वस्तु में, तो जाहिर सी बात है कि वो पॉजिटिव में ही होगी। ठीक है बच्चों, तो हम द्रव्यमान को हमेशा पॉजिटिव ही मानते हैं। ठीक है, लेकिन आवेश जो होता है, आवेश, चार्ज, आपको हम शुरू में बताए थे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। ठीक है बच्चों, तो ये आवेश जो होता है या तो धनात्मक हो सकता है या तो ऋणात्मक हो सकता है। समझ में आया बच्चों, तो यहाँ तक ये समझाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए, किसी निकाय के आवेश का योग करते समय उसके उपयुक्त चिन्ह का उपयोग करना होता है।
अब जाहिर सी बात है कि जब आवेश, हम जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम उसको अगर ऐड करेंगे तो हमें इस चिन्ह के साथ लिखना जरूरी रहता है। मान लीजिए कहीं तीन तीन कूलाम आवेश है, 3 कूलाम आवेश है, इस पे पॉजिटिव आवेश है 3 कूलाम, और दो कूलाम का आवेश जो है इस पे निगेटिव आवेश है, तो इसका कुल आवेश, टोटल आवेश कितना हो जाएगा? तो आपको बताया था ना बच्चों, Q बराबर क्या होता है, Q1 + Q2 होता है ना, यही होता है ना। तो Q बराबर हो जाएगा, Q1 की वैल्यू कितनी है 3 कूलाम, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे 3 लिखते समय यहाँ पे इसका चिन्ह भी लगा देंगे क्योंकि इस पे प्लस का चार्ज है ना बच्चों, और यहाँ पे इसको भी जोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, चिन्ह के साथ लिख देंगे इसको, तो इसको घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी टोटल आवेश कितना आ गया उस वस्तु का, 1 आ गया। ठीक है बच्चों, तो सेम वही बोल रहा है कि हम आवेश को कभी भी दर्शाएंगे, आप याद रखिएगा, कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा ना, तो आवेश को कभी भी दर्शाइएगा ना, तो क्या करिएगा कि उसको चिन्ह के साथ लिखिएगा, चिन्ह के साथ कितना कूलाम का आवेश लग रहा है, वो धनात्मक लग रहा है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, ठीक है बच्चों, उसके साथ लिखिएगा। चलिए उदाहरण, देखिए उदाहरण दिखा है, किसी निकाय में किसी यादृच्छिक मात्रक में मापे गए 5 आवेश। अब मान लीजिए कि 5 आवेश मापा गया है, देखिए प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, तब उसी मात्रक में निकाय का कुल आवेश, टोटल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इन सभी को हम चिन्ह के साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब हम कुल आवेश जानते ही हैं कि Q बराबर होता है Q1 + Q2 + Q3 डैश 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 Q1 तक, मतलब जितना तक दे दे, 5 तक दिया है तो Q5 तक जाएंगे, तो इसमें 5 तक दिया है ना बच्चों, तो 5 तक दिया है तो 5 तक चले जाएंगे। देखिए Q1 की वैल्यू कितनी है, +1, अब हम +1 लिखेंगे, ठीक है बच्चों, बीच में प्लस था ना, प्लस यहाँ पे लगा देंगे। Q2 की वैल्यू कितनी है, +2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, +2 लगा देंगे, प्लस Q3 की वैल्यू कितनी है, -3, तो यहाँ पे -3 लगा देंगे, ठीक है बच्चों, और +4 तक दिया है, +4, तो यहाँ पे देखिए +4 है तो यहाँ पे +4 लगा देंगे, ठीक है बच्चों। -5 दिया है तो यहाँ पे बीच में प्लस रहेगा हमेशा, इसको ब्रैकेट में माइनस चिन्ह के साथ ब्रैकेट में लिखते जाएंगे, ऐसे सही रहता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 हो जाएगा, इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो इस ब्रैकेट को, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, भी प्लस में तो प्लस ही होगा, 2 होगा, लेकिन इस ब्रैकेट को जब तोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, तो -3 कर देंगे। इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस प्लस है तो 4 कर देंगे। इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, 2 1 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस ये देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर देंगे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए इसको देखिए, इसको जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, इसको यहाँ पे -3 कर देंगे, यहाँ पे +4 हो जाएगा, यहाँ पे -5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, और ये इसको घटा देंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारा टोटल आवेश क्या आ गया, -1, देखिए -1 आ गया। तो यहाँ से क्या पता चलता है बच्चों, कभी कभार तो आवेश माइनस में भी आ सकता है और कभी प्लस में भी आ सकता है, ठीक है बच्चों। तो आवेश माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान जो होता है वो हमेशा प्लस में ही होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, वैद्युत आवेश संरक्षित है, वैद्युत आवेश संरक्षित है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है बच्चों। तो चलिए थोड़ा सा इसे भी जान लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें। वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण है, और उसके बाद यहाँ पे उसके बाद थोड़ा सा उदाहरण है, फिर कूलाम का नियम आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए कहाँ तक थे हम लोग थे, आ जाते हैं चालक तथा विद्युत रोधी, तो ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग ना। वैद्युत आवेश के मूल गुण भी पढ़ चुके हैं। मूल गुण कितने होते हैं बच्चों, 2, यानी कि एक धनात्मक एक ऋणात्मक, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे थे, वैद्युत आवेश संरक्षित है, इसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा। चलिए
देखिए, हम इस तथ्य की ओर पहले ही संकेत दे चुके हैं कि जब वस्तुएं रगड़ने पर आवेशित होती हैं तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो ये आपको हम बता चुके हैं पहले ही, ठीक है बच्चों। जब वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। आपको हम पीछे बता चुके हैं, ठीक है बच्चों। वही चीज़ें यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। चलिए, इतना तो हम बता चुके हैं। कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता है। तो आप जान ही रहे हैं कि कोई भी नया आवेश उत्पन्न नहीं होता है, केवल केवल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, ठीक है।